स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस इन्वेस्टर क्लब में आज फिर दो बाजार के वेटरन हमारे साथ मौजूद हैं, अजय बग्गा साहब और रजत बोस जी। आप दोनों का स्वागत है और दर्जनों इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर इस क्लब में। और एक बात आपको बता दूं, कुछ इन्वेस्टर्स अपने पूरे के पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे राइट में उनका बेटा भी उनके साथ आया। आई एम सो हैप्पी टुडे। चलिए शुरुआत करते हैं आशीष जी के साथ। आशीष जी बताइए क्या करते हैं आप और क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है, हर चीज के ऊपर में हम ये बोल रहे कि हम अच्छा करेंगे, बट आगे 18 कंट्रीज कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होने के लिस्ट में भी आ रहा है। एज फॉर दी एंकर, एक एंकर के मुझसे मैंने ये सुना होता है बात। मेरा कहना है कि फिर कैसे हम कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ 3 साल 4 साल के अंदर में इक्विटी से अच्छे रिटर्न मिलेंगे हमें। बग्गा साहब बताइए। मेरे को लगा आप बोलेंगे, रजत को बोलेंगे। फिर बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने आशीष जी, बट अच्छी सोच है आपकी। देखिए पर्सपेक्टिव में देखिए, पूरे विश्व की इस साल ग्रोथ रहेगी 3%, हमारी ग्रोथ है 8%, रियल ग्रोथ विद इन्फ्लेशन के बाद जो होती है। तो अगर कोई देश है दुनिया में जहां ग्रोथ है वो भारत में है। तो अब 8% भी कम है, क्योंकि 1 करोड़ युवक हमारे वर्किंग पॉपुलेशन में हर साल आते हैं, 10 मिलियन। तो उनके लिए हमें जॉब्स जुटाना है, इसलिए ये मेक इन इंडिया ये सब जो सरकार के चल रहे हैं, तो जरूरत है 12-13% ग्रोथ की। 8 भी कम है हमारे लिए, क्योंकि कैचअप फेज में है। तो एक तो ये रहा। और निवेशक को ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ेगा। निवेशक जाके चुनेगा कि क्या अच्छी बात है, क्या अच्छा स्टॉक है, वहीं पे फिर पैसे बनते हैं। नहीं तो आप फिर शॉर्ट करिए, शॉर्टिंग में भी बनते हैं, बस ज्यादातर मैंने देखा नहीं कंसिस्टेंटली बनते हुए, ज्यादातर ग्रोथ में ही बनेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से गोल्ड और रियल एस्टेट तो पैसे कमा कर नहीं दे रहा है, सब लोग अब इक्विटीज की तरफ ही आ रहे हैं। ये सही मौका है, आपको इस समय बाजार में जरूर होना चाहिए। चलिए एक और दर्शक है हमारे साथ, प्रशांत जी बताइए क्या जानना चाहते हैं, करते क्या है ये भी बताइए। सर मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। ऑलराइट। और थोड़ा बहुत निवेशक भी करता हूँ। और जैसे कि आम सब लोग वेल्थ बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंट्स फॉर वेल्थ क्रिएशन, जैसा गोल्ड है, रियल एस्टेट है, इक्विटीज है एंड व्हाट नॉट। सो बेसिक क्वेश्चन माई इज कि व्हाट इज द की फॉर वेल्थ क्रिएशन, व्हाट इज दैट आई वुड लाइक टू नो। रजत जी 20 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आपको शेयर बाजार में, बताइए। देखिए इसमें पहले आपको एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। अगर आपकी नजरिया 25 साल 20 साल से 25 साल का हो, तब शायद बॉन्ड और इक्विटी दोनों ही सेम टाइप का परफॉर्म करेगा। प्रोफेसर रॉबर्ट शिलर येल यूनिवर्सिटी में रिसर्च करके दिखाएं कि 25 साल के नजरिया में इक्विटी और बॉन्ड, इनफैक्ट इन हिज रिसर्च इक्विटी आउट परफॉर्म बॉन्ड्स, बॉन्ड आउट परफॉर्म्ड इक्विटीज। बट आज किसके पास में 25 साल का लंबा इक्विटी रहता है? किसी को इनहेरिट करके मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो आज इन दिनों में 1 हफ्ता रखने के लिए बोलते हैं तो सर 1 दिन में नहीं होगा। तो बात ऐसे ही हो गया है। तो वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट यही है, हमने अपनी एक्सपीरियंस से जो देखा है, वेल्थ इज मेड मोर इन द सिटिंग। मतलब आप कुछ नहीं करके अच्छी कंपनी का स्टॉक लेके बैठ गए, उसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है। हम आपको अपना पोर्टफोलियो से 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक है वर्लपूल, जो मैंने 32 रुपया में खरीदा था, आज के दिन भी मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। मैंने उतना फंडामेंटल नहीं किया था उस टाइम में, जब लिया था हमको मनी कंट्रोल का चैट में गाली मिला था। हाँ, क्यों बोल रहे हैं इसको लेने के लिए। बट हमने यही सोचा, जो बग्गा जी ने थोड़ी देर पहले कहा है, कि हमने यही सोचा है कि इतना अपार्टमेंट्स बन रहे, तो उसमें तो व्हाइट गुड्स तो चाहिए ना, अप्लायंसेस तो चाहिए। तो आने वाले दिनों में ग्रोथ होगा। देखिए वो ग्रोथ हुआ है। सिमिलरली इंसेक्टिसाइड्स इंडिया बोल के कंपनी को मैंने लिया था, उसमें भी अच्छी रिटर्न मिला है। तो आपको अच्छी कंपनी एक रीजनेबल प्राइस में लेके उसमें बने रहिए। ऐसा नहीं कि हर बार ही आपको पैसा मिलेगा। ऐसा भी कंपनी है जो कि पिछले 8 साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिया, बट जनरली यू विल मेक मैक्सिमम मनी इन इक्विटीज। दैट इज द मतलब शेयर में निवेश करना, मैं तो यही सलाह दूंगा। चलिए नरेश जी भी हमारे साथ हैं। नरेश जी आप अपने वाइफ के साथ और अपने बेटे के साथ आए हैं। हाँ सर। क्या करते हैं आप बताइए। सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक्सिस कैपिटल में जॉब करता हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मुझे कुछ ऐसे शेयर्स 4-5 शेयर जो आगे 5 से 10 सालों में अच्छा ग्रोथ करे, उसके बारे में जानना। 5 से 10 साल में अच्छा पैसा बनने ऐसे शेयर्स बताइए रजत जी। देखिए
5 से 10 साल में पैसा बांधने के लिए पहले हम आपको जो जो स्टॉक्स के बारे में बताएंगे वो आपको बताने से लगेगा कि ये तो बहुत बढ़ चुका है। बट एक चीज बताइए कि आज से 5 साल पहले आइशर मोटर देख के उस टाइम में भी हमको लगा था, क्योंकि मैंने 27 रुपये में लेके 125 में बेच दिया 2002-2003 में, सोचा कि बहुत पैसा बना लिया, लेकिन आज रख दिया होता तो कितना पैसा बच जाता। पॉइंट इज अच्छी काउंटर जो थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, ऐसा ही कुछ ब्लू चिप काउंटर का नाम मैंने आपको बताऊंगा कुछ स्टॉक्स के बारे में। पहला एफएमसीजी क्षेत्र में अभी थोड़ी सी क्राइसिस चल रहा है कंपनी के लिए, नेस्ले। ये कंपनी देखिए $100 बिलियन कंपनी है, तो ये वर्ल्ड वाइड ऐसा क्राइसिस 10 साल 12 साल पहले कैडबरी में हुआ था, 9 महीना लगा उसको क्लियर करने में, फिर वो अपना जगह पे पहुंच गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि नेस्ले भी ऐसा पहुंचेगा और नेस्ले आने वाले दिनों में फिर आपको अच्छी रिटर्न देगा, उसको पकड़िए। HDFC बैंक सबसे बेहतरीन बैंक है मेरे ख्याल से। इसका एसेट क्वालिटी में इस बार कुछ तो प्रॉब्लम आया है, बट बाकी जो दिखता है उससे ये कहीं गुना बेहतर है। HDFC बैंक मे नॉट गिव यू कि उतना रिटर्न जो पहले दे रहा था, बट आप पकड़ के रखेंगे तो अच्छा ही रिटर्न देगा, उम्मीद करता हूं। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज अभी नई रूप में, ये जो नई CEO है उसी के चलते गोइंग फॉरवर्ड जो इनोवेशन दिखाएगा वो करेगा, उसमें अच्छी रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो दैट इज द थर्ड काउंटर। इसके बाद में मैंने सान फार्मा का नाम लेना चाहता हूँ। फिलहाल रैनबैक्सी के साथ मर्जर के बाद में थोड़ी सी थकान आए, थोड़ी करेक्शन हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 5 साल में एक तरफा चला था सान फार्मा, एक तरफा चला था। अभी कुछ करेक्शन हो रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड इफ यू होल्ड इट फॉर 5 years आई एम सर्टन कि आपको अच्छा रिटर्न मिलना ही चाहिए। एंड फिफ्थ स्टॉक इज रिलायंस। थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था ना कि ऐसा नहीं कि 8 साल 10 साल रुकने से भी रिटर्न अच्छा मिल जाता है, तो ये काउंटर अभी तक रिटर्न दिया नहीं। इफ यू लुक एट इट्स परफॉर्मेंस फ्रॉम 2008 टॉप आज का दिन लेके, बट गोइंग फॉरवर्ड ये इसका टेलीकॉम बिजनेस में भाग और बाकी सब कुछ देख के लगता है कि ये कंपनी गोइंग फॉरवर्ड आपको अच्छी रिटर्न देगा, रीजनेबली गुड रिटर्न। एक 32 रुपया का 700 रुपया ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अच्छा रिटर्न देगा। इतना यार आप चैन का नींद सो पाएंगे ये ब्लू चिप काउंटर में अगर आपका निवेश रहेगा। चलिए, तो ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करिए, नेस्ले, HDFC बैंक, इन्फोसिस, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा, CNBC आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसी नोट पर लेना चाहूंगा एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आप अपना फोन उठाइए, लिखिए AIC स्पेस देकर लिखिए इंटरेस्टेड और भेज दीजिए 51818 पर। यहाँ ये रास्ता है वो जिसके जरिए आप यहाँ पर मुंबई के स्टूडियो में आकर हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं। अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एक बार फिर से आप देख रहे हैं आवाज इन्वेस्टर क्लब और इस क्लब में दर्जनों इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ। जी हाँ, हाउसफुल है इस वीकेंड और हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे साथ, बग्गा साहब और रजत बोस जी। कांतिलाल पटेल जी हमारे साथ हैं। 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है सर आपको शेयर बाजार का, बताइए क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि फंडामेंटली ऐसा तो बहुत बड़ी कंपनी होती है, लेकिन छोटी कंपनी में फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी कैसे ढूंढने का, वो हमें जरा बताइए। मुकेश जी, आप ओमान से भारत आए हैं और आपका सवाल भी कुछ इसी तरह का मिला जुला है, अपना पूरा सवाल बताइए। एक तो फंडामेंटल स्टॉक कैसे ढूंढते हैं, दूसरी बात की जो भी इन्वेस्टर एनालिस्ट को जो इन्फॉर्मेशन कंपनी देती है वो पब्लिक डोमेन में ज्यादा करके अवेलेबल नहीं होती है, प्लस फ्यूचर ग्रोथ प्लान क्या है वो भी अवेलेबल नहीं होते, तो कॉमन इन्वेस्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना कि ये कंपनी पे प्रोस्पेक्ट क्या है। कोई स्टॉक एक साल में 6 टाइम 7 टाइम बढ़ जाता है और बाद में कॉमन इन्वेस्टर को मालूम पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सेबी या कोई गाइडलाइंस आए कि उसमें ये कंपलसरी कर दिया जाए जो भी पब्लिक इन्वेस्टर एनालिस्ट को जो इन्फॉर्मेशन दी है वो। और दूसरी बात, कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो डिक्लेयर करते हैं वो स्टैंड अलोन होता है, क्वार्टर रिजल्ट, उससे स्टैंड अलोन से मालूम नहीं पड़ता कि उसका एक्चुअल EPS क्या है। और जो भी पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें EPS या PE मल्टीपल बहुत ज्यादा दिखता है, जो कंसोलिडेटेड करेंगे तो PE मल्टीपल काफी कम हो जाता है, तो क्वार्टरली वो मालूम नहीं पड़ता है। तो कंसोलिडेटेड कंपलसरी नहीं करना चाहिए क्वार्टरली रिजल्ट। ओमान से आए हैं, NRI इन्वेस्टर हैं भारत में और आज हमारे आवाज इन्वेस्टर क्लब में हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए बग्गा साहब। हाँ, तो पहले तो मैं कहूंगा कि सभी रिटेल निवेशकों के लिए कि छोटी कंपनी के लिए आपको ढूंढना
टाइम से ढूंढना, उसमें ज्यादा फेलियर रेट भी है क्योंकि उनका स्टेइंग पावर कम है, अनप्रोवन बिजनेस मॉडल होता है नॉर्मली। बहुत कम ऐसे होंगे जो दिग्गज बनेंगे आगे जाके। तो बेस्ट आपका जो रूट है म्यूचुअल फंड है। तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीदिए, वो 30-40 स्टॉक लेके आएंगे, उसमें 10 अगर नीचे हो भी गए आपका पैसा थोड़ा सा बरकरार रहेगा। तो पहले तो उससे शुरू करिए। दूसरा देखिए वो क्या निवेश कर रहे हैं। तो वो फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो आपके पास पड़ा है, मनी कंट्रोल पे जाइए, देखिए उसमें आप रिसर्च करिए। मिड कैप के लिए रिसर्च करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है मिलना जितने के दिग्गज का है। तो मैं कहूंगा कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी है तो आप स्टार्ट करिए बड़े कंपनी से जो ज्यादा वेल रिसर्च्ड है, रिसर्च जो अवेलेबल है, और फिर धीरे धीरे आइए। हमें क्या लगता है कि नहीं हमें को 100 से कम का स्टॉक चाहिए, 50 रुपए से कम का स्टॉक चाहिए। परसेंटेज गेन तो आपका उतना ही है, चाहे आप एमआरएफ खरीद रहे हैं 45,000 पे, चाहे आप 2 रुपए का स्टॉक खरीद रहे हैं, आपको परसेंटेज गेन देखना है। तीसरी बात मैं कहूंगा जो आपने कहा कि वैसे तो तय है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा इससे पहले कि आप एनालिस्ट कॉल करें, बट ये भी जरूर है कि जिस तरह से एक्सेस होता है एनालिस्ट को वो हमें नॉर्मल निवेशक को नहीं मिलता है। तो आप वेबसाइट्स देख सकते हैं, और एक है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल्स फॉलो करिए। टेक्निकल्स आपको अच्छा अंदाजा देंगे किस तरह का मोमेंटम है। फंडामेंटल तौर पे अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप ब्रॉडर विजन से देखिए, क्योंकि आपको कभी भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो अमेरिका जैसे मार्केट में भी नहीं मिलती है। चलिए आशीष जी भी हैं हमारे साथ। आशीष जी बताइए आप क्या जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए क्या करते हैं आप। मैं फार्मासिस्ट हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ। ऑलराइट। एंड आई एम इन इन्वेस्टमेंट लास्ट 6 years। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट हमेशा हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ग्रोथ आने वाला है, फिर भी हम देखते हैं कि मेटल इंडस्ट्रीज का उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और लास्ट 1 या 1.5 साल से मैं देखूं तो मेटल शेयर में बहुत ज्यादा गेन नहीं मिल पा रहा है। तो क्या अभी ये राइट टाइम है कि भू अधिग्रहण बिल अभी तक पेंडिंग है, उसके दूर दूर तक स्कोप भी नहीं दिख रहे हैं, फिर भी क्या अभी ये राइट टाइम है कि टाटा स्टील जैसे कुछ अच्छे पॉइंट में मिल रहे हैं क्या खरीदने चाहिए? तो आप ही जैसा सवाल अमित जी का भी है। अमित जी बताइए आप क्या करते हैं, और आपका सवाल भी मेटल से रिलेटेड है। जी, सो आई एम इनटू सॉफ्टवेयर डेटा आर्किटेक्ट। ऑलराइट। तो मेरा क्वेश्चन है कि मेटल्स में लाइक डेफिनेटली इट्स अ बॉटम फिशिंग, लेकिन अभी राइट वक्त है क्या? एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि इन सॉफ्टवेयर इंटेलेक्ट डिजाइन शुड आई परचेज और नॉट? चलिए पहले मेटल्स की बात कर लेते हैं। आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं स्पेस को भी। बग्गा साहब ये काफी सारे दर्शक पूछ रहे हैं इस समय, इतने गिर गए इतने पिट गए, खरीद लें क्या अभी? देखिए कमोडिटी साइकिल जो चलता है 30 साल का साइकिल चलता है, 10 साल बढ़ता है 20 साल गिरता है, फिर तो 10 साल का बढ़ावा हो गया है। अभी अब गिरेगा तो पता नहीं कितने साल रहेगा, बीच में इंटरमीडिएट ट्रेंड्स आ सकती हैं। मेटल्स अगर आप देखें तो आयरन ओर की प्राइस, कॉपर की, एल्यूमिनियम की जिस तरह से गिरी है, ज्यादातर चीन के स्लोडाउन से है। चाइनीज रियल एस्टेट रुका, चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर रुका, उसके चलते सब पूरा मेटल कॉम्प्लेक्स गिर गया है। अब आप एक छोटा उदाहरण आपको दूंगा, स्टील अगर आप देखें तो 1600 मिलियन टन का उत्पादन है पूरे विश्व का, भारत में 80 मिलियन टन बनता है साल का, 6 मिलियन टन महीने का हो गया, 7 मिलियन टन महीने का हमारा वो है कैपेसिटी। आज के दिन में जुलाई का हमारा डिमांड था 6 मिलियन टन और हमारा इंपोर्ट था 1 मिलियन टन, एट 20% लेस देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट। तो वो ऐसी तबाही हो रही है स्टील में, आयरन ओर में। अच्छा, और फिर दूसरा एक इंडस्ट्री ऐसा, आयरन ओर गिरा है $150 से $40 आ गया, फिर अभी $55 हुआ आयरन ओर का कीमत। जिस तरह आयरन ओर गिरता है सीधा वो आगे वाले आ जाते हैं कि स्टील का भी कीमत घटाइए। तो वही उनको ऐसा नहीं है कि उनका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, उनको पास ऑन करना पड़ रहा है। तो मेटल एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी अच्छा नहीं कर रहा है। चीन का अगर ग्रोथ आप देखते हैं, अगर वो अनाउंस करते हैं कि हम इतने सिटीज और बढ़ा रहे हैं, ये हो रहा है, तब जाके खरीदिए मेटल। अदरवाइज कोई और दूसरा देश नहीं है जो ओवर कैपेसिटी को उधर ग्रहण कर सके। तो आपके पास फाइनेंशियल्स हैं, आपके पास आईटी है, फार्मा है, एफएमसीजी है, इतने सारे अच्छे सेक्टर जब पड़े हैं तो स्पेशली रिटेल निवेशक को
नहीं उतरना चाहिए। चलिए, ये सही समय नहीं है, चाइना जब तक नहीं सुधरता नहीं खरीदना चाहिए। अमित का एक और सवाल था, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। रजत, ट्रैक करते हैं आप इसे, कैसा लगता है? देखिए, ये नया लिस्टिंग है, इसमें ज्यादा कुछ डेटा भी नहीं है। फिलहाल जुलाई के महीना में नीचे 110 के आसपास से चल के 170 रुपया तक पहुंच चुका है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इंटेलेक्ट डिजाइन अभी इतना बढ़ने के बाद में ये अपना 13 डे मूविंग एवरेज जो कि 140 के आसपास है, कोई रिट्रेसमेंट में उसी के आसपास आता है तो तब लेना बेहतर होगा, क्योंकि इस लेवल पे अगर लेंगे तो ऑलरेडी 60% एप्रिसिएशन वेरी शॉर्ट टर्म में दिखा दिया है, तो इसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलना मुमकिन इसलिए नहीं है कि इसका डेटा 1 साल का भी पूरा नहीं है। बिल्कुल, दैट इज द प्रॉब्लम। तो चलिए अवॉइड करिए इस स्टॉक को, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेकिन वक्त है फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लेने का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। अगर आप भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर कैसे पहुंचे, इस क्लब में कैसे आए और हमारे एक्सपर्ट से कैसे सवाल पूछें, तो फोन उठाइए, SMS करिए, हमें AIC लिखकर स्पेस दीजिए, लिखिए इंटरेस्टेड और भेजिए 51818 पर। आवाज इन्वेस्टर क्लब में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अजय बग्गा और रजत बोस हमारे 2 खास मेहमान बने हुए हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर मुंबई के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। अभय जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं और क्या करते हैं, ये भी बताइए। मैं बैंकर हूँ, बेसिकली एक्स बैंकर, एंड मेरा सवाल अजय सर से है। जी सर, रिसेंटली अनाउंसमेंट था कैपिटल री इन्फ्यूजन के लिए इन बैंकिंग सेक्टर। एक्चुअली मेरा 2 सवाल है। पहला तो ये है सर कि द अमाउंट ऑफ मनी विच दे आर planning to put in the banking system, is this enough to capitalize the bank? Secondly, एक तरफ हम बात करते हैं स्ट्रेस लोन्स की जो 50,000 करोड़ के आसपास है इन द बैंकिंग सेक्टर, क्रेडिट ग्रोथ पिकअप नहीं कर रहा है एंड देयर इज नो विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ पिकिंग अप इन नेक्स्ट 6 months or 1 year. The kind of reaction which market gave, around 8% the stocks ran up on that particular day when they said कि 20,000 करोड़ डालेंगे इनिशियल लॉट में। मार्केट का ये रिएक्शन 8%, 9% ऊपर जाना बैंकिंग सेक्टर्स में, डज इट गिव अ इंडिकेशन कि जिस दिन क्रेडिट ग्रोथ पिकअप करेगा ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे पाएंगे हमको सेक्टर? ऑलराइट, और आप PSU बैंक्स के बारे में ही जानना चाहते हैं। बग्गा साहब, 70,000 करोड़ रुपए अगले 4 सालों में सरकार ने कहा है कि वो बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करने वाली है, पैसा पर्याप्त है और ये रिएक्शन क्या जरूरत से ज्यादा है या फिर ठीक है? देखिए, पर्याप्त तो नहीं है क्योंकि 13 लाख करोड़ का स्ट्रेस्ड एसेट है। अगर आप NPA और रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स को काउंट करें तो 13 लाख करोड़ है। 65-70 लाख करोड़ के डेट टोटल पे 13 लाख करोड़ रिस्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रेस्ड है। अब उसमें पता नहीं कितना NPA बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। तो अगर आप देखें निजी क्षेत्र के बैंक, वो 3 से 4 गुना उनको मिलता है प्राइस टू बुक, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 0.2 to 0.5, 0.7 का मिलता है प्राइस टू बुक। तो वो क्यों मार्केट देता है कि उनको पता नहीं अंदर क्या स्केलेटन बैठे हुए हैं और क्या NPA और निकलेगा। तो बाजार का ये नजरिया है। अब आप PSU अगर खरीदना भी चाहें तो ये सोच के चलिए कि 3 से 4 साल लगेगा टर्न अराउंड आने में, इतना जल्दी नहीं होगा। दूसरा, मैनेजमेंट की इशू है उधर, क्योंकि आपके पास उतना लीडरशिप नहीं है। वो चेयरमैन बनते भी हैं तो 2 साल 3 साल के लिए बनते हैं। अब HDFC बैंक में देखिए, आदित्य पुरी जी 94 से हैं चेयरमैन, तो उस तरह का लीडरशिप, और आप उसको कंपेयर करिए कि 2 साल 3 साल के लिए आपको टाइम मिलता है, वो शुरू भी नहीं होते और खत्म हो जाता है उनका अवधि। तो मैं नहीं कहूंगा रिटेल निवेशक को PSU बैंक, हो सकता है अच्छी कहानी बने 2-3 साल बाद, बट रिटेल निवेशक के लिए अगर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक उपलब्ध है भारत में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज उपलब्ध हैं, वो खरीदिए। PSU बैंक को छोड़ दीजिए, वो स्मार्ट इन्वेस्टर आएंगे, देखेंगे, वो घाटा लेके जाएंगे उसमें। चलिए, किशोर जी भी हैं हमारे साथ। किशोर जी, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा सवाल है सन फार्मा एडवांस रिसर्च के लिए। स्पार्क का शेयर है आपके पास, कितने शेयर हैं, किस भाव पर खरीदे? मैंने खरीदा है 212 रुपए पे। 212 और मुझे हो गया 1 साल लगभग हो गया। चलिए, स्पार्क पर कैसा लग रहा है सर चार्ट?
देखिए स्पार्क अभी कंसोलिडेशन मोड में है। पहले तो 600 रुपया के आसपास पहुंचा था, उसके बाद में मार्च से मई के बीच में 600 से 400 के नीचे आया। उसके बाद अभी रेंज बाउंड है 400 से 450 के बीच में। फिलहाल जहां पे है, अगर आपकी नजरिया लंबी अवधि के लिए है तो इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो देर है दिसंबर 2014 में ये 200 के आसपास था, वहां से 600 हुआ 2-3 महीना में। ऐसा मूवमेंट होने के बाद में हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन चलता है, लेकिन इसका पेरेंट कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रिटर्न दिया है और ये भी अच्छा कामकाज करते हैं। तो लंबी अवधि का नजरिया हो तो इसमें डेफिनेटली आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन छोटी अवधि में 400 से 450 के बीच में बाई वीकनेस सेल स्ट्रेंथ करके खेल लीजिए। ऑलराइट, चलिए तो सन फार्मा एडवांस रिसर्च स्पार्क भी पसंद है और कुछ देर पहले रजत जी ने कहा था कि उनको सन फार्मा भी पसंद है, लेकिन समय की कमी है, काफी सारे लोगों के हम सवाल आज फिर नहीं ले पा रहे हैं। कोशिश करेंगे अगले वीकेंड जब ये शो होगा तब वहां पर उनके सवालों को जरूर एकोमोडेट करेंगे। लेकिन शुक्रिया रजत, अजय, आप दोनों का समय निकालने के लिए और इस शो में आने के लिए। आप सभी का भी धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम निकाला और आज इस इन्वेस्टर क्लब में आप आए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।